हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, द्रव्य यानी कि मैटर का पार्ट फर्स्ट वीडियो थ्योरिकल वो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये पार्ट सेकंड वीडियो और लास्ट पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का थ्योरी का, ठीक है दोस्त। तो इसमें पहला है आपका परमाणु, जिसे एटम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज एटम यानी व्हाट इज परमाणु, परमाणु क्या है। तो वह द्रव्य यह द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। यह स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। बहुत से यानी समान अथवा असमान परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, परमाणु मिल करके अणु का निर्माण कर सकते हैं और यह सबसे द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग भी ले सकते हैं और नहीं भी भाग ले सकते हैं, ये स्वतंत्र हैं, ठीक है। नोट पॉइंट को देख लेते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ठीक है। अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणु के निश्चित अनुपात में जुड़ने से होता है। अणु का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, दो या दो से अधिक परमाणु के निश्चित अनुपात के जुड़ने से होता है, जिसका अणुभार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका अणुभार कैसे प्राप्त किया जाता है कि सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को क्या करके जोड़ करके, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। द्रव्य का वर्गीकरण जो होता है वो द्रव्य का वर्गीकरण आइए देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोलते हैं दोस्तों। फिर शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, ठीक है। और इस तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। उसके बाद में अगर इधर देखा जाए तो अशुद्ध पदार्थ को यानी मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो आप इसे बना करके ज़रूर आप इसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ अथवा शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है वो शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा है, ठीक है दोस्त। उसके बाद में देखते हैं तत्व क्या है। तो दोस्तों तत्व वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु एटम से मिलकर बने होते हैं अथवा जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब तक लगभग 108 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। अब तक कितने, लगभग 108 तत्वों की खोज हो चुकी है। और दोस्तों अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तत्वों को, तो उदाहरण के लिए लोहा है, मरकरी है, कॉपर है, ऑक्सीजन है इत्यादि, ठीक है। ये सभी तत्व हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों में समानता के आधार पर निम्न तीन भागों में विभाजित किया गया है। तत्वों को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है उनके गुणधर्मों के आधार पर, जैसा अभी आपने को ऊपर बताया, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो धातु क्या है, जिसे इंग्लिश में मेटल्स बोलते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता, ठीक है, आघात वर्धनीयता, तनन सामर्थ्य आदि गुण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। आघात वर्धनीयता यानी पीटने वगैरह पर बढ़ता है, तनता है, ठीक है, और मतलब उसमें करंट वगैरह प्रवाहित होती है, धातु वो पाए जाते हैं, तो वो धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो तांबा, लोहा, चांदी, पारा, जस्ता, ठीक है, इत्यादि तत्व धातु हैं। अगर अधातु की बात करें यानी नॉन मेटल्स, ठीक है, वे तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि, ठीक है। ये सब अधातु हैं। अब उपधातु क्या चीज़ होते हैं, धातु अधातु तो आप शायद पहले भी सुने होंगे। उपधातु क्या है, वे तत्व जिनके गुणधर्म धातु तथा अधातु के बीच में होते हैं, यानी जो धातु और अधातु के बीच में होता है जिसके गुणधर्म, उसे उपधातु बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए जर्मेनियम और
एंटीनम और वो क्या नाम है, सिलिकॉन भी है। ठीक है दोस्त, इसे हम लोग एक हिसाब से सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी कि अर्धचालक। ठीक है, अगर देखा जाए तत्वों का मुख्य स्रोत भू परपटी है। ठीक है, भू परपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि एक अधातु है। ठीक है, इस भू परपटी में जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, और ये क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन अधातु है। एल्यूमिनियम भू परपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, एल्यूमिनियम भी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों तथा उनकी प्रतिशतता। पृथ्वी पर कितने % तत्व पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या प्रतिशतता है। ठीक है, तो दोस्तों इधर तत्व दिया गया है भूपटल में प्रतिशत। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है 49.9% ऑक्सीजन ही पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो पाई जाती है वो 7.3% पाई जाती है। कैल्शियम जो पाई जाती है वो 3.2% पाई जाती है, और पोटेशियम 2.3%, जबकि सिलिकॉन जो होती है वो 26% पाई जाती है। लोहा 4.1%, सोडियम 2.3% एंड मैग्नीशियम 2.1%, और उसके बाद में अन्य तत्व जो पाए जाते हैं वो 2.8 पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, 2.8% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता। ठीक है, सामान्य मानव के शरीर में तत्वों की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है। ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% पाई जाती है। पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05% एंड लोहा जो पाई जाती है वो 0.004%। ठीक है, उसके बाद अन्य तत्व जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 0.046%। अब देख लेते हैं यौगिक क्या चीज़ होते हैं, व्हाट इज़ कंपाउंड्स। ठीक है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो H2O यानी जल हो गया, जैसे इसमें H एक तत्व है, O ऑक्सीजन एक तत्व है, ये दोनों को मिलाकर के जल बना है यौगिक। ठीक है, दो तत्व हाइड्रोजन तथा H हाइड्रोजन तथा O ऑक्सीजन मिलकर बना है। नमक NaCl दो तत्वों को सोडियम तथा क्लोरीन से मिलकर बना है। यौगिक के गुणधर्म अथवा गुणधर्म उनके अवयवों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद में वायु सी क्रिया के आधार पर यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, वायु सी क्रिया के आधार पर यौगिक क्या होते हैं, निम्न प्रकार से होते हैं। पहला उत्फुल्ल पदार्थ। अब ये उत्फुल्ल पदार्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। वे क्रिस्टलीय यौगिक जो वायु में रखने पर अपना कुछ अथवा संपूर्ण क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं। ठीक है, उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे क्रिस्टलीय यौगिक जो वायु में रखने पर अपना कुछ या पूरी की पूरी क्रिस्टलीय जल जो होती है वो वायु को दे देते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सल्फेट, फेरस सल्फेट हो गया, हरा कशीस हो गया, फिटकरी हो गया, ठीक है, धावन सोडा हो गया, इत्यादि हो गया। आप सब देख सकते हैं इसके फार्मूलाज को। ठीक है, आर्द्रता ग्राही पदार्थ क्या चीज़ होता है, आर्द्रता ग्राही पदार्थ सेकंड नंबर पे होता है। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब संतृप्त विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं खोली जा सकती है। ठीक है, आर्द्रता ग्राही पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं, आर्द्रता ग्राही पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो निर्जल कॉपर सल्फेट, बिना बुझा हुआ चूना CaO तथा निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आर्द्रता ग्राही पदार्थ हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रस्वेद पदार्थ। ठीक है, प्रस्वेद पदार्थ क्या होता है, वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं। ठीक है, प्रस्वेद पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर, ठीक है, वायु से नमी को ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, प्रस्वेद पदार्थ कहलाते हैं। यौगिक
का यह गुण प्रस्वेदन कहलाता है, और यह जो गुण होता है वो प्रस्वेदन कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, फिर निर्जल फेरिक क्लोराइड है, इत्यादि प्रसिद्ध पदार्थ हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण क्या चीज़ है, तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण देखते हैं। वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। यानी वे द्रव्य या वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर बनने पर, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर जो बनाए जाते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर चीनी और नमक को मिश्रण देख लिया जाए, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, तो समांगी मिश्रण वे होते हैं जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जिस उदाहरण के लिए जल तथा चीनी का मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उसके बाद विषमांगी मिश्रण को अगर देखा जाए तो जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए बालू तथा रेत का मिश्रण। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। द्रव्य पदार्थों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। पदार्थों में लिखित दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक होता है, ठीक है, जो कि आगे देखेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है जबकि उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है जबकि उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो विद्युत बल्ब का जलना हो गया, बर्फ़ का पिघलना हो गया, जल का आसवन हो गया, नमक या चीनी का पानी में घुलना हो गया, बादलों का बनना हो गया, और आयोडीन का ऊर्ध्वपातन हो गया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ़ के पिघलने पर जल यानी वाटर बनता है जिससे पुनः 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करने पर बर्फ़ प्राप्त होती है, ठीक है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ, केमिकल चेंज। वे परिवर्तन जिनमें रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म, ठीक है, अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं या नए पदार्थ बना लेते हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, जंग लगना, दूध से दही का बनना, सिरके का बनना, ठीक है दोस्त। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है, अर्थात अब क्रिया या परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दूध, एक बार दही बनने के पश्चात दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये है रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर MCQ टाइप के, जो कि आपके मोस्टली इम्पॉर्टेंट एग्जाम के व्यू के तरफ से होंगे। तो दोस्तों आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।